बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक नई सुबह के आगाज के साथ आज के दिन को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। ये है अरमला हसन और ये है बर्थडे बॉय इमरान हसन। तो चले सब बच्चे मिलकर हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे इट इज अ गुड फील कि आपको कोई बर्थडे विश करे, लेकिन उसके साथ साथ इंसान फौरन माजी के झरोकों में चला जाता है कि मैं मजीद बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उम्र नहीं बताऊंगी, लेकिन जितने ये आज स्कूल बॉय लग रहे हैं ये इतने छोटे नहीं है। तो लिहाजा जो लोग एज इज व्हाट यू फील एंड एज इज व्हाट यू लुक। वैसे ये हमारा आज का इस मॉर्निंग शो के तवज्जुह से पैगाम भी है कि आप उतने ही बूढ़े होंगे या उतने ही आपकी उम्र लगेगी जितना आप फील करेंगे, और एज इज जस्ट अ नंबर, दैट्स द बेस्ट थिंग टू। फील कर रहे हैं आज? मैं ये थोड़ी बताऊंगा। मैं चाह रही थी कि बता देते हो, पता लग जाता। खैर इमरान क्या अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग। यू वेलकम। और इसके साथ साथ जनाब आगे बढ़ेंगे और शो में आपको पता है एज यूजुअल मौसम पे बात। मेरे बर्थडे की वजह से मौसम अच्छा हो गया। चलो आज सारी गल्ला बर्थडे पे पै जानी है। जिन जिन की भी आज बर्थडे जी, उन सबको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद। यस, मौसम मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वैसे सरप्राइजिंग था। जब मैं सुबह उठा और मैंने एकदम से कर्टन हटाया तो मुझे बहुत जबरदस्त हल्का नीला नीला आसमान और बादल, और फिर जब बाहर निकले तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो मौसम इज ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम। इट इज, और अल्लाह करे कि मौसम आज अच्छा रहे, और ये अच्छा मौसम इतना जो माइल्ड सा अच्छा यही रहे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बारिश और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो रहमत का मौसम रहे, यही हम दुआ करते हैं, और जहमत ना बने। उसके साथ साथ जनाब पॉलिटिकल हैपनिंग्स बड़ी ज्यादा हैं, रैलियां मार्चेस चल रहे हैं, फिर दूसरी जानिब बिलावल पंजाब दाखिल हो गए हैं और दमादम मस्त कलंदर हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। इस पर हम चूंकि शो में बात करते हैं, उसके साथ साथ तो ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है इमरान, और टेस्ट कल से शुरू हो रहा है पिंडी स्टेडियम में। तो उसके लिए हम आपके साथ कुछ थोड़ी सी पिंडी वालों की सख्ती भी आई हुई है क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। लेकिन ये ट्रॉफी है जी, जिसकी तकरीबी रुनुमाई की गई, तकरीब तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों कप्तान इस वक्त खड़े हैं। ये मैच कल से हो रहा है जी, 5 रोज़ा मैच है, टेस्ट मैच है, और बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने जा रही है। सो हमारी बेस्ट विशेस भी हैं और बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं इस मौके के ऊपर। वी होप कि एक अच्छा मैच होगा। इस पर हम इन डिटेल्स भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं आज की एक्सप्रेसो हेडलाइन से। लाहौर में अदम एतमाद के शोर की इस्लामाबाद में गूंज, ओपोजिशन का नंबर गेम और होमवर्क मुकम्मल करने का बड़ा दावा। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 से 3 दिनों में अवाम को बड़ी खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया। सियासी जोड़ तोड़ में हुकूमत की परेशानी बढ़ने लगी। वजीर आजम की मुलाकात के बावजूद चौधरी बरादरान कोई हतमी फैसला न कर सके। MQM पाकिस्तान का भी हुकूमत और अपोजिशन की वाज़ेह हमायत की बजाय सिर्फ पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। यूक्रेन तनाज़ा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस। मगरबी मुल्कों ने रूस के खिलाफ हिमायत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी सिफारतकारी के बजाय सिंध हुकूक मार्च में बिजी, मुखालिफिन को जुक्ते लगाने में मसरूफ। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैरा फैज बताएंगी हिंदुस्तान के पहले बाकायदा मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे के बारे में। और वर्चुअल रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में कांसी का तमगा अपने नाम करने वाले अली सलमान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। क्या वाकई वज़ीर आज़म के तांगे कांप रहे हैं? ये बिलावल ने कल कहा था, उनकी स्टेटमेंट थी ये, मैं इसमें से एक लफ्ज़ मैंने खुद से ऐड नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के तांगे कांप रहे हैं। अब वो कितना कांप रहे हैं इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त वी डोंट हैव द पॉलिटिकल टॉपिक टू डिस्कस। इंटरनेशनल एरिना के ऊपर इस वक्त रशिया और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस है। ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले मज़ीद तेज़ कर दिए हैं रूस ने, और दूसरी जानिब जो रूसी फ़ौजें हैं वो कैफ में दाखिल
हो चुकी हैं, जहाँ इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है और अब इस दारुल हुकूमत के ऊपर कब्जा ही एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। रूसी फौज का एक बड़ा काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गया है जी। खबरें ये भी कहती हैं कि जो फिजाई हमले हैं इसमें जो यूक्रेन का सरकारी टीवी है इस समेत कईफ में कई अहम तनसीबात को तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब रूस और मगरब के बयानात के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन को धमकी दी है कि यूक्रेन पर हमला करके आज़ाद दुनिया की बुनियाद हिलाने की कोशिश की है आपने, हर सूरत आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवाब में रूस ने भी खबरदार किया कि अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की तो तीसरी आलमी जंग शुरू होगी और यह जंग अब आम जंग नहीं, एटमी जंग होगी, एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी जो बहुत तबाहकुन होगी। यूक्रेन तनाज़ पर पाकिस्तान अभी तक बहुत न्यूट्रल रहा है, मामला फाहम तफहीम से हल करने पर जोर भी दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भी जंगबंदी और रूसी हमले की मजम्मत से मुतल्लिक करारदाद पर गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। बहस व वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया और पाकिस्तान के इस फैसले पर मगरबी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन का दबाव भी बढ़ने लगा है। पाकिस्तान में तैनात फ्रांस और जर्मनी समेत 19 गैर मुल्की सफारतकारों ने खत लिखा है और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो रूसी हमले की वाज़ेह मजम्मत करे और आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए मगरब के मौक़िफ़ की हिमायत भी करे। पाकिस्तान के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग सूरत हाल बनने वाली है। FATF का मामला सर पे खड़ा है, फिर IMF के रहमो करम पर भी है। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बरामदात $5 अरब है, जबकि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मंडी है और यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की $9 अरब से ज़्यादा बरामदात है। और आइंदा दिनों में यूरोपीय पार्लियामेंट पाकिस्तान के GST+ स्टेटस पर नजरसानी भी करने जा रहा है और एक तरफ तो मगरबी दबाव है तो दूसरी तरफ चीन है जो CPEC का जो कह ले सेकेंड फेज जहाँ पर शुरू करने जा रहा है। और रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, वहाँ से गंदम और गैस की इंपोर्ट की भी हो रही है और पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा जो कह ले मुश्किल और चैलेंजिंग सिचुएशन नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए कि अब इसको किस तरह से हैंडल करेगा। अच्छा, इस मुश्किल सूरत हाल में हमारे वजीर खारजा ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई है और वो मार्च पे निकल गए हैं। वो इस वक्त एक सियासी मार्च की क़यादत कर रहे हैं, नज़र नहीं आते कहीं पे भी, सिर्फ ट्वीट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स में नज़र आते हैं। हमारे साथ साबिक सिफारतकार और अक़वामी अमूर के ऊपर गहरी निगाह रखने वाले माहिर जमील अहमद खान साहब, साबिक एम्बेसडर, हमारे साथ ऑल द वे लाइव मौजूद हैं। उनसे ज़रा राय लेते हैं सारी इस क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है, उस पर बात करते हैं। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम ममालिक में सिफारतकारी की है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आप समझते हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, पाकिस्तान ने कल ऑब्स्टेन किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर और अपना जो हक़ राय दही है वो किसी के हक़ में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये प्रेशर बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर है और अब जो मुआशी मफादात हैं उनको हर मफाद के ऊपर इस वक्त बरतरी हासिल है। तो क्या पाकिस्तान की जो करंट स्टैंस है इसको बरकरार रख पाएगा पाकिस्तान, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना झुकाव देना पड़ेगा किसी एक जानिब? पहले तो ये बात भी डिबेटेबल है कि अपना करंट स्टांस जो पाकिस्तान ने लिया है क्या ये बरकरार रह सकेगा। इस सूरत हाल में भी जो इस वक्त मंजरनामा उभर रहा है उसका तासुर पूरी दुनिया में इस अब्सटेन करने का, 35 ममालिक ने अब्सटेन किया है जिसमें चाइना सब सरे फहरिस्त और पाकिस्तान शामिल है। ये अगर इसको जहन में रखा जाए तो जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, आपने भी हवाला दिया FATF के हवाले से, IMF के हवाले से, वर्ल्ड बैंक के हवाले से, दुनिया में जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो चेंज हो रहा है उसके हवाले से, और आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर का शाम को वहाँ जाना रूस में और सूरज ढलने के बाद और जब नमूदार हुआ सूरज तो यूक्रेन पे हमला हो चुका था, यूक्रेन में इंट्रूजन हो चुकी थी, एक बड़ी मखमसे वाली बात आ गई थी और उस मखमसे का हिस्सा आगे ये जारी व सारी है। ये बहुत अच्छा किया कि अब्सटेन किया। कहीं खुदा ना खास्ता अगर हम कंडेम कर देते जो बाकी 5 ममालिक थे उनके साथ, जिसमें नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, सीरिया वगैरह शामिल थे, तो फिर ज्यादा मुश्किल इस वक्त हो जाता। लेकिन इस अब्सटेन करने के बाद भी और खास तौर पर उस हवाले से जो अर्मेला ने कहा कि जो हमारे यहाँ सबसे अहम कलीदी ममालिक के सफीर यहाँ जो मौजूद हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ये बात होती है कि एक ग्रुप पूरा एम्बेसडर का, वो भी दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक का ग्रुप, वो लिखे किसी मुल्क को कि जी आप UN जनरल असेंबली में जो 82
1982 के बाद पहली दफा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक जनरल असेंबली की मीटिंग कॉल की गई और जाहिर है उसमें दुनिया की बड़ी ताकतें, अमेरिका सरे फहरिस्त शामिल था, उसको उसमें इंटरेस्टेड था कि उसको कंडेम किया जाए इस मामले को। तो उसमें उस सूरत हाल में 22 जो हमारे सफीर उन्होंने ठीक किया, पाकिस्तान ने अब्सटेन किया, ठीक किया, अब्सटेन किया। कोई सुर और रास्ता नहीं था हमारे पास अब्सटेन करने के अलावा। अगर हम इसके फेवर में करते तो अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का विजिट था उससे जो भी अहदाफ, हालांकि कम सही, बहुत कम इस वक्त, लेकिन आगे जाके चांसेस हैं कि उसमें हमारे अहदाफ हासिल हो सकते हैं। लेकिन क्या हम ये सकत रखते हैं कि ट्रांजिशनल पीरियड में यूरोपियन मंडी को खो बैठे, अमेरिकन मंडी को खो बैठे और उनकी हम जियोपॉलिटिकल हिमायत खो बैठे? जमील साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े पे अगर हम बात करें, यूरोपीय यूनियन की या अमेरिका की साइड नहीं लेता तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बिल्ड होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि दोनों कंट्रीज की तरफ, दोनों ममालिक की जानिब हमारा जो एक इंटरेस्ट तो है अपनी अपनी जगह पे, तो इसका जो इम्पैक्ट है फॉर द लॉन्गर रन वो क्या आएगा अगर हम इससे जो कह ले निगेट करते हैं, हम इससे बिल्कुल उसमें सपोर्ट नहीं करते उन ममालिक की, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर? तो पहले तो यही है कि इम्पैक्ट इसका होना शुरू हो जाएगा। खदशात हैं और ख़तरात हैं कि ये जो FATF का भी सिलसिला है उसमें इसके रिजल्ट्स और इसके मज़मरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। खदशात हैं और ख़तरात बड़े कवी किस्म के हैं कि यूरोपियन यूनियन जो इस दफ़ा GSP प्लस उसमें या अब से कुछ हमें इसमें कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर देगी। अमेरिका इस मामले में उनका एक हमसे स्ट्रेटेजिक तो नहीं बल्कि इस वक्त मौजूदा अफगानिस्तान के हवाले से मिलिट्री इंटरेस्ट एक है, उसको सिर्फ बरकरार रखेंगे। आगे जाके मुझे नहीं महसूस होता कि अमेरिका हमसे ये जो मौजूदा रिलेशन है इसको भी बरकरार रख पाएगा। अच्छा, तो ऐसी जमील साहब, चाइना कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर पाकिस्तान के, क्योंकि चाइना भी खामोश है, पाकिस्तान भी खामोश है, शायद रशिया स्ट्रेटेजिकली तो एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इकोनॉमिकली हमारे लिए उतना नहीं है, लेकिन चाइना हमारे लिए मुआशी तौर पर उतना ही अहम है और हमारा हमसाया भी है। और अमेरिका के साथ हमारा जो एक लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है, तो हमारे कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, अमेरिका के हमारी तरफ भी हैं, हमारे अमेरिका की तरफ भी हैं। तो चाइना कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर? जाहिर बात है पाकिस्तान का जो भी स्टैंस होगा वो काफ़ी हद तक फॉलो करेगा जो हमारा चीन के साथ राब्ता या ताल्लुक रहा है या मौजूदा तौर पर है। मेरे दौरानिए में जब मैं फॉरेन अफेयर्स से मुंसलिक था और सफीर था, उस दौरान में हम ऐसे मेजर फैसले जो भी करते थे अपने चाइना से हम कंसल्टेशन पसे पर्दा करके फिर आगे। तो इसमें भी यकीन है मुझे कि चाइना से कंसल्टेशन करके हमने ये कदम उठाया है। लेकिन अगर ना भी करते तो जो हमने सूरत हाल पैदा हो गई थी हमारे लिए एक कुदरती तौर पर प्राइम मिनिस्टर के वहाँ विजिट के बाद, उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसके हर चीज की कोई कीमत होती है, इसकी क्या कीमत अदा की जाएगी आगे जाके, ये तो इसके मज़मरात सामने मैंने आपको अभी जिक्र भी किया कि क्या हो सकता है। और उसमें कोई मस्बत यानी हमें कोई इस वक्त जो फौरी तौर पर हमें फायदे चाहिए, इस वक्त ये मुल्क 267 बिलियन डॉलर हमारा वतन अजीज कर्ज में डूबा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसकी कि हम पर इतना बड़ा बोझ है कि हम अगर वेस्टर्न कंट्री से बिल्कुल इज्तनाब कर बैठे तो फिर हमारे लिए जो मुश्किलात होंगी उसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा इस वक्त मैंने जैसे पहले इब्तिदा में कहा कि हम एक बड़े मखमसे में फंस गए हैं। और आपने जिस तरह जिक्र किया आपने इंट्रो में कि हमारे वजीर खारजा इस वक्त पॉलिटिकल रैलीज को खिताब कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त ऐसे हमारे जैसे मुल्क और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इसमें तो 24/7 के हिसाब से हमें एक कंट्रोल रूम बनाकर ये जो दुनिया के हर लम्हे बदलते तेवर हैं, हर लम्हे बदलते तगय्युरात हैं, उसको रोशनी में अपने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दें और अपनी रीएडजस्टमेंट और रीअलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी की करें। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के बेशतर ममालिक, ख़ुसूसन यूरोपियन ममालिक, उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को रीअलाइन कर लिया है। इसके बाद दुनिया, आपने सुन ही लिया कि वजीर खारजा हैं रशिया के, वो खुद कह रहे हैं कि तीसरी जंग शुरू होने की सूरत में
न्यूक्लियर आपने जिस तरह बताया, ये बहुत ही खतरे की बात है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया इससे नीस्तो नाबूद हो सकती है। मेरा अपना मानना ये है कि ये एक एक्सीडेंटल वाकया तो हो सकता है, क्योंकि रूस के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, 886 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने नहीं हैं। और अभी अमेरिका यहाँ रुक नहीं रहा है। मैं जिस तरह के मैं कह चुका हूँ कि तीसरी आलमी जंग और न्यूक्लियर का मामला जो है वो मुश्किल है, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हाँ साहब, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। एंड राइटली सेड कि इस वक्त पाकिस्तान को इस पे दिन रात और हंगामी बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर अपनी राह उस्तवार करनी होगी कि पाकिस्तान ने किस जानिब जाना है। जमील अहमद खान साहब साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजर्बे की रोशनी में हमें आगाह कर रहे थे कि पाकिस्तान का क्या लाए अमल होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन मुश्किल ज़रूर है, ताहम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाने का और उसको खुद चलाने का इख्तियार रखता है। सो जो भी फैसला पाकिस्तान करे या करेगा वो खुद से ही करेगा, डेफिनेटली किसी प्रेशर में नहीं करेगा। लेकिन अहम जरूर है ये सूरत हाल कि ये फैसला क्या होना चाहिए। तो जो भी होगा आपको इस हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ ऑपोजिशन की। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम आना शुरू हो गया है। तहरीक अदम एतमाद के लिए हिकमत अमली और नंबर गेम पर काम मुकम्मल करने का दावा भी कर दिया गया है। ऑपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी ने क़यादत को सिफारिश कर दी है कि टीम जो नंबर गेम है वो पूरी है, जल्द अज जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई जाए। इतलात ये भी आ रही हैं कि आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात होगी और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि 180 से ज़्यादा अरकान हमारे पास मौजूद हैं। आइंदा 2 से 3 दिनों में बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आप कितने दिन से कह रही है ना बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे? रोज वो मुझे रोज कहते हैं। वो रोज कहते हैं, हम आपको रोज कहते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। खैर, हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है अगर ये नंबर गेम पूरा हो जाता है और ये सूरत हाल आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानिब मार्च का सिलसिला भी जारी है जी, और मार्च पे मार्च हो रहा है और मार्च का महीना भी है और मार्च वैसे भी हो रहा है। खैर, मुतज़ाद खबरें चौधरी बरादरान के हवाले से भी हैं कि अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। MKM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उनकी भी कल एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत के साथ नहीं, हम तो रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। और जैसे कि हमने शुरू में बताया कि दमादम मस्त कलंदर का नारा लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मार्च के साथ इस वक्त पंजाब में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखते हैं ना, जरा हमारे साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट मुमताज खान न्याजी साहब मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कितनी गिनती, क्योंकि सिंध में तो उनकी अच्छी सपोर्ट थी, अब पंजाब में क्या उनका वो हाल है जो PTI का सिंध में हो रहा था, ये जरा पूछते हैं। मुमताज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जरा आगाह तो करें, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? कितनी सपोर्ट पंजाब में मिली है बिलावल साहब को, या सारे लोग सिंध से ही लेकर आए हैं पंजाब में? जी, बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च जो है जब से पंजाब में दाखिल हुआ है उसमें किसी किस्म की कमी तो नहीं आई, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई इजाफा हुआ हो। लेकिन रहीम यार खान जो शहर है, बिलखसूस यहाँ पे पीपल्स पार्टी के 2 MNA और पीपल्स पार्टी के ही MPA हैं, मखदूम अहमद महमूद की क़यादत में यहाँ पे पीपल्स पार्टी का शानदार इस्तकबाल किया गया और भरपूर तरीके से उनको यहाँ बहादुरपुर चौक पर जो है ना उनका जलसा सजाया गया था। जब पंडाल सजाया गया तो यहाँ पे रुकावटें भी खड़ी की गई, लेकिन रुकावटें तोड़कर लोग जो है वो पंडाल में पहुँचे और यहाँ पर मुनफरिद अंदाज में उन्होंने ऊँटों के साथ ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए और मुख्तलिफ अंदाज में मार्च का जो है इस्तकबाल किया और यहाँ पर रात गए तक जलसा जारी रहा और जियाले अपने रिवायती जोश व खरोश के साथ नारे भी लगाते रहे। तो न्याजी साहब, जो लोग बिलावल साहब के साथ आ रहे हैं उनकी इस वक्त एनर्जी लेवल क्या है? क्या उनका एनर्जी लेवल बहाल है जिस तरह वो चले थे? चूंकि लॉन्ग मार्च के लिए बड़ा स्टेमिना, बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, और बिलावल साहब का अपना एनर्जी लेवल क्या है? जो टॉप लीडरशिप है, क्या ऑब्जर्व किया आपने? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि एक सफ़र है, लंबा सफ़र है और फिर जगह जगह इस्तकबाल हो रहा है, जगह जगह उन्हें खिताब करने पड़ रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो का मैं देख रहा हूं कि रात भी उनके जलसे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने बहुत अच्छा खिताब किया और अपने जियालों का लहू गरमाते रहे और उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, जो साथ साथ चल रहे हैं,
उनके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मोरल बड़ा हाई था और वो बड़े चार्ज नजर आए। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत की जानिब रुकावटें खड़ी की गई हैं रास्ते में, तो आपको कहीं रुकावटें नजर आ रही हैं जो मार्च का रास्ता या रोका जाए या उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा हो? जी, जो बहादुरपुर चौक जहाँ पे कि इनका मेन जलसा होना था रहीम यार खान पे, वहाँ उस जगह तक पहुँचने के लिए 3-4 बैरियर्स जो है ना वो क्रॉस करने पड़ते थे। वहाँ पे ना सिर्फ वर्करों को रोका गया बल्कि मीडिया के लोगों को भी वहाँ जाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन जब वो मार्च के लोग आ गए और बड़ा जुलूस आ गया तो फिर उन्होंने रुकावटें उड़ाकर हर चीज़ ख़त्म करके वहाँ वो पंडाल सजा लिया और वो जलसा उन्होंने बहुत कामयाबी से जलसा किया। इसमें अहमद महमूद ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि हमारे जुलूसों को रोका गया है, हमारे लोगों को हरासा किया गया है, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं, और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों को जो वहाँ पहुँचे हुए थे उनको बड़ी ज़बरदस्त शाबाश दी और उनका हौसला बढ़ाया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया कि तमाम रुकावटों के बावजूद लोग जो है वहाँ पर अपने कायद की झलक देखने के लिए और उनकी तकरीर सुनने के लिए बहुत देर तक वहाँ खड़े रहे, वहाँ मौजूद रहे और तमाम पुलिस की और इंतजामिया की तरफ से जो बैरियर्स लगाए गए थे और जो रुकावटें खड़ी की गई थी वो तोड़ते हुए वहाँ पहुँचे थे और जलसे को उन्होंने कामयाब किया। ठीक है न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इस सारी सूरत हाल से। मुमताज़ खान न्याजी हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त रहीम यार खान और उसकी गिरदो नवा की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मार्च है, महंगाई मार्च का नाम आएगा उन्होंने उसको दिया है, वो इस वक्त यहाँ पे दाखिल हुआ है। और बिलावल ने आज से 2 दिन पहले क्रेडिट भी लिया था जब वज़ीर आज़म ने 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की थी। बिलावल ने मुबारकबाद दी थी उस वक्त अपने कारकुनों को कि हमारी वजह से ये कम हुआ है। बहरहाल ये मार्च किस हद तक परेशान कर सकता है वज़ीर आज़म को या उनकी टीम को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त न्याजी साहब का हमें ये बताना था कि मोमेंटम मार्च का मौजूद है और पब्लिक चार्ज नजर आती है। तो इनके 2 मार्च और निकालें, पेट्रोल 20 रुपए सस्ता मैं तो कहता हूँ सड़क पे ही रहें, 100 पे लेते हैं। हम 100 पे आ जाएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफैरा फैज आज हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे के हवाले से बता रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ उफैरा फैज। नाज़रीन, लाहौर में जाहो जलाल के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले 2 मुसलमान हुक्मरानों की कब्रें मौजूद हैं जिन्होंने तारीख को एक नया रुख दिया, जिनमें एक शहनशाह जहांगीर और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। आज हम मौजूद हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पे, जो हिंदुस्तान के पहले बाकायदा मुसलमान हुक्मरान थे। तो आज हम इनके बारे में और इनके मकबरे के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का करम है। वेलकम कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मोहम्मद हसन साहब, जिनसे हम जानेंगे इस मकबरे के बारे में। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तुर्कस्तान का एक बशिंदा था, तुर्क था, तुर्कुल नस्ल था। वहाँ से ये एक बच्चा था, इसको गुलामी की हालत में था। अच्छा, गुलाम थे ये? गुलाम थे। और वहाँ से इसको, क्योंकि पुराने ज़माने में बाकायदा तौर पे ये गुलामों की मडियाँ लगती थी, तो वहाँ से तुर्कस्तान से इसको निशापुर फारस में वहाँ पे लेकर आए, ठीक है, सेल आउट करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे एक काजी जिसका नाम फखरुद्दीन था, उसने इसको खरीदा। अच्छा, उन्होंने खरीद लिया। और क्योंकि ये बच्चा था, गुलाम था, लेकिन इंतहाई ज़हीन था, उसने इसको जज किया कि ये हमारे बड़े काम का बंदा है, तो ईमानदार भी है, तो उसको अपने पास खरीद के गजनी चला गया। अच्छा। और गजनी में कुछ अरसा उसने अपने पास रखा। फिर उसके बाद शाहबुद्दीन गौरी, अच्छा, तो मोहम्मद गौरी ने जब इसको देखा, इस बच्चे को परखा, तो उसने कहा कि ये बच्चा बड़ा ज़हीन भी है, फतीन भी है। तो उसने एक कसीर रकम के साथ उस ताजर से, उस जो काजी से, वो खरीद लिया। अच्छा सर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था, और जैसा आपने बताया कि ये 2-3 लोगों से होने के बाद शहाबुद्दीन गौरी के पास पहुंचे थे, तो शहाबुद्दीन गौरी ने इनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी? जी, जब ये शहाबुद्दीन गौरी ने इसको एक कसीर रकम के साथ खरीद लिया और उसने इसकी तालीम और तरबियत की, फन हरब सिखाया, और फिर उसके बाद उसने अपना जो उसका अस्तबल था उसके ऊपर इसको एक अफसर मुकर्रर कर दिया।
और फिर उसके बाद जब इसने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए तो फिर उसको चीफ अफसर बना दिया। सबसे जिम्मेदारी ये थी कि जो उसका असवल था उसको संभाले। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि शहाबुद्दीन गौरी ने इनको पढ़ाया लिखाया, तो कौन कौन से ऐसे उलूम थे जिन पे इनको दस्तरस हासिल थी? एक्चुअली ये तुर्कुल नस्ल तो थे, तुर्क जो है इसकी मादी ज़ुबान थी, लेकिन ये हाफ़िज़ कुरान भी थे। अच्छा। और हाफ़िज़ कुरान के साथ साथ इसको अरबी और फारसी की पूरी दस्तरस हासिल थी। अच्छा, उनके और भी बहुत सारे कमांडर्स होते थे, लेकिन वो इन्हीं के साथ इतना क्लोज क्यों थे? ईमानदारी से काम करते थे, बहादुर थे, ईमानदार थे, पढ़े लिखे थे। शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान में कौन से ओहदे पे फाइज किया था? जी, जब शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर और दिल्ली को फतह किया तो सबसे पहले उसने इसको वहाँ पे गवर्नर मुकर्रर कर दिया। गवर्नर लगा दिया इस पूरे इलाके के ऊपर। तो फिर शहाबुद्दीन की जब वफात हुई तो उसके बाद उनके भतीजे ने नशिस्त संभाली थी, तब उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी थी? उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साथ रखा। अच्छा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता धरता होता था। हिंदुस्तान में भी वही देखते थे? हिंदुस्तान भी वही देखता था। तो मुझे ये बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये अवाम में कितने पॉपुलर थे? जी, पॉपुलर इसलिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि ये इसमें नरमी थी, अवाम के साथ बस कोऑपरेटिव थे। लोगों ने इनको कौन कौन से लक़ब दिए थे? जी, लोगों ने इनको एक तो लख बख्श, दूसरा जो है ना वो इसको दिया था लखदाता। लख बख्श और लखदाता, इनका मतलब दो अलकाब दिए हुए थे। इसका मतलब ये था कि क्योंकि वो सखी आदमी था, अच्छा, गरीब परवर था, लोगों में जो है चीज़ें बांटता था। ठीक है, तो जब ये लाहौर आए तो लाहौर के रहने वालों को क्या रवैया था, क्या तासुरात थे? जी, ये 1206 में लाहौर आए हैं। अच्छा। और यहीं पे जो है ना उन्हें दारुल हुकूमत बनाया और लोगों ने जो अवाम थी इसको वेलकम कहा क्योंकि उनको पता था कि इसकी वजह से हम काफ़ी जो है ना गुर्बत से निकलेंगे, ये हमारा ख्याल रखता है, तो उन्होंने इसको वेलकम कहा। सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर करवाए थे? जी, कुतुबुद्दीन ऐबक में हिंदुस्तान में जो सबसे कुतुब मीनार, अच्छा। जिसकी आप ये देख रहे हैं कि दीवार के ऊपर भी तो उसके नक्शे बने हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा मस्जिद क़ुव्वत-उल-इस्लाम, अच्छा। 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये काफ़ी दिल्ली में बनाए थे और ये अपने दौर के बड़े मजबूत और यानी कि दबदबे वाले मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी हिस्ट्री में याद रखे और आज भी हैं वहाँ पे आज भी मौजूद है। ठीक है, तो सर ये जो ऐबक था इसकी वफात कैसे हुई थी? 1206 में यहाँ पर लाहौर में ही इसकी ताजपोशी हुई। इसके बाद 4 साल तक वो अपनी हुकूमत करता रहा। अच्छा। और 1210 में वो चुगान खेल रहा था। कहते हैं कि उसका यहाँ बहुत बड़ा एक महल था जहाँ पर हम खड़े हैं और इसी के अंदर उसका एक चुगान खेलता हुआ, पोलो खेलता हुआ, पोलो भी कहा जाता था, पोलो खेलता हुआ घोड़े से गिरा है और घोड़े की जो जीन थी वो उसके सीने में घुस गई और जिसकी वजह से वो उसकी मौत वाक़या हो गई। अच्छा सर, ये जो मकबरा है ये कब तामीर हुआ था और किसने तामीर करवाया था? जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश अच्छा 1215 में यहाँ पे आया, दिल्ली से लाहौर आया, तो उस वक्त उसने ये मकबरा की तमीर की। अच्छा। लेकिन जिसके हमें बाकायदा तौर पे आसार नहीं मिले। यानी 1215 में भी एक मकबरा तामीर किया गया था? एक तमीर किया गया था। ठीक है। अच्छा सर, 1215 और फिर पाकिस्तान बनने के बाद इस इमारत को तामीर किया गया, बीच में अंग्रेज हुकूमत भी आई, सिखों की हुकूमत भी आई, तब इस मकबरे को कितना नुकसान पहुंचा? जी, 1215 के बाद मकबरे को कोई तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा। ये ज़ुल्म का शिकार रहा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान थी और ये लाहौरियों की डिमांड के ऊपर, अवाम की डिमांड के ऊपर कि हमारा एक मुजाहिद इस्लाम है और इसकी कब्र यहाँ पे है और इसके ऊपर है और पहला मुसलमान जो बादशाह है इसका यहाँ पे मज़ार बनाना चाहिए। 1979 में मुकम्मल हुआ। ठीक है। और लागत कितनी आई थी? इसकी लागत जो है ना वो तकरीबन 92 लाख के लगभग थी और कोई कहता है कि तकरीबन 92 लाख उस वक्त जो है ना इसकी लागत आई। सर, ये जो मकबरा है इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? इसमें 2 तरह का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। एक संगे मरमर है और दूसरा संगे खट्टू है। खट्टू? जी, खट्टू। संगे खट्टू जो है वो सिंध से मकली हिल और उसके गिरदुआ में हमारे जो है पहाड़ वहाँ से आता था, ये जो येलो कलर का है। अच्छा। और जो संगे मरमर है वो हमारा केपी और दूसरे इलाकों से लाया गया और ये बाहर से स्क्वायर है, अंदर से आप 2 पहलू बड़े, 4 पहलू बड़े हैं, 4 छोटे हैं। ये तकरीबन उल्टा कॉर्नर बनाया गया जिसमें आर्चेस बनाई गई हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये आर्चेस बनाने का क्या मकसद था वैसे? असल में ये खूबसूरती है, ये उनके जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि इसकी जालियाँ जो हैं ये संगे मरमर की बनाई गई हैं। अच्छा। ताकि वेंटिलेशन भी होती रहे। इसमें बाकायदा छोटे छोटे बड़े पैनल बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात कर लेते हैं नेशनल रोइंग सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहां लाहौर में ओबियसली इसमें मुनक्किद हुए वर्ल्ड रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप 2022 के मुकाबले, और पाकिस्तान ने इसमें कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। जी बिल्कुल, कांसी का तमगा जीतने वाले अली सुलेमान हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और हमारे लिए बजाते खुद एक सवाल था कि वर्चुअल रोइंग कैसे होती है, तो एक तो वो भी अली सुलेमान से पूछेंगे और फिर इस कामयाबी से भी बात के हवाले से भी। अली इज राइट नाउ विद अस। अली, वेलकम एंड खुशामदीद, बहुत बहुत मुबारकबाद इस मेडल के लिए। सबसे पहले तो इस वर्चुअल वाले जो हमारी कंफ्यूजन है इसको दूर कीजिएगा कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर और वर्चुअली किस तरह से हुई? जी, रोइंग वर्चुअल इस तरह हुई कि कोविड सिचुएशंस की वजह से वर्चुअल का कॉन्सेप्ट दिया गया रोइंग को। तो चूँकि बॉर्डर्स जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से फिर इसको वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो कनेक्ट करके तो उस पर रेसिंग करवाई स्विट्ज़रलैंड रोइंग एसोसिएशन ने। कितने लोग हिस्सा ले रहे थे इसमें? ये वर्चुअल वर्ल्ड रोइंग एसोसिएशन के लिए इन्होंने पहले करवाई कॉन्टिनेंट्स के चैम्पियनशिप्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स की चैम्पियनशिप्स करवाई। उनमें हर कॉन्टिनेंट में टॉप 3 जो पर्सन्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड रोइंग के लिए। ठीक है। तो वो तकरीबन 10 से 12 लोग थे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स विनर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड के लिए पार्टिसिपेट किया, क्वालिफाई किया। तो देन जो है वो वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप। ठीक है। और आपने खुले पानी के अंदर भी आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस का क्या सिलसिला होता है, वो कैसे करते हैं? ट्रेनिंग प्रैक्टिस हमारी जो वाटर वाली होती है वो रावल लेक पे होती है इस्लामाबाद में। अच्छा। ज़्यादा उधर मेन क्लब जो है वो उधर ही हैं। उसके अलावा इधर कैनाल पे भी, लाहौर में भी हमने क्लब बनाया हुआ है, वो कैनाल में भी हम करते हैं। यानी मॉर्निंग में हमारा वाटर सेशन होता है, अच्छा, इवनिंग में इंडोर सेशन होता है रोइंग का। जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली ये चैंपियनशिप के हवाले से पार्टिसिपेंट्स और दीगर जो आप लोगों के आपके साथ लोग मौजूद थे उनके हवाले से बताएं कि आपका कंपटीशन किसके साथ बेसिकली ज़्यादा फोकस रहा, फिर जो आपने मेडल जीता किसको, आप जो कह ले कंपटीशन बड़ा टफ था तो फिर आपको ये मेडल मिला? कंपटीशन बेसिकली जर्मन्स थे, 2 जर्मन्स थे, उसके अलावा यूएसए के पार्टिसिपेंट्स थे, यूके के पार्टिसिपेंट्स थे, स्पेन के पार्टिसिपेंट्स थे। तो उनके साथ कंपटीशन काफ़ी टफ रहा क्योंकि ऑलमोस्ट माइक्रो सेकंड से जो है वो रेस ख़त्म हुई। अच्छा। तो 0.2 माइक्रो से जो है मेरा ब्रॉन्ज बना, जो सिल्वर बना वो मुझसे 0.2 के बना। अच्छा, तो माइक्रो सेकंड्स की वजह से। अच्छा, ये ऐसा खेल नहीं है मुझे लगता है जिसको देख के आप कहें कि जी मुझे बचपन से ही शौक था, मैं बचपन से ही करना चाहता था, या वाकई बचपन से करना चाहता, मतलब इंस्पिरेशन क्या थी आपकी रोइंग को लेकर? इंस्पिरेशन यूनिवर्सिटी में आके मैंने स्टार्ट की, तो बस उधर से ये पैशन इसको बना लिया मैंने और पैशन को लेके चला मैं। और चूँकि ये एक इंडिविजुअली गेम है, इसमें अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको आउटपुट उसकी मिल जाती है। जैसा कि लाहौर में, पंजाब में तो ऐसी कोई पानी वाली जगह है कोई नहीं जहाँ जिसको देख के आपका ये शौक पैदा हो, तो इसलिए मेरा सवाल है ये। जी ऐसे ही है। इधर लाहौर में आके बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी रोइंग क्लब में मैंने स्टार्ट की है। हमारा रोइंग क्लब है इधर यूनिवर्सिटी में ही, जो कि हमारे वीसी साहब हैं, ठीक है, उनकी कोलैबोरेशन से और उनकी सपोर्ट से चल रहा है। हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर अहमद भट्ट साहब हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो बहुत सपोर्टिव हैं हमारे साथ और उनकी प्रॉपर सपोर्ट होती है हमें हर इवेंट्स में। उसके अलावा नेशनल रोइंग सेंटर भी हमने इधर ही बिल्ड किया हुआ है, जो कि हमारे पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं रिजवानुल हक साहब। अच्छा, तो उनकी कोलैबोरेशन से और प्रॉपर सपोर्ट से उसको वो रन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा अली सलमान, ऑब्वियसली ट्रेनिंग और इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है? जैसे आपने कहा कि आपकी इंडोर, वैसे तो आप लोग करते हैं रावल लेक के ऊपर, बट स्टिल अपनी एक्सरसाइज को लेकर, अपनी पैटर्न को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर किस तरह की ट्रेनिंग है आपकी? ट्रेनिंग रोइंग की हार्ड होती है ऑलमोस्ट। तो हमारे रोज़ाना के 2 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है फजर के बाद और एक इवनिंग में होता है असर के बाद। तो उसके अलावा सेशंस होते हैं, प्रॉपर एक प्लान बना होता है जिसके मुताबिक हम चलते हैं और उसी को लेके चलते हैं। वेट ट्रेनिंग्स ऐड करते हैं, जैसे हमारे कोच अब्दुल रहमान साहब हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं इस लिहाज से।
तो उसी को लेके बस हम चलते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ इसी में include एज प्रोफेशनल स्पोर्ट रोइंग कैसा खेल है, क्या अपनाना चाहिए? दुनिया भर के अंदर इसको खेला जा सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। विद दैट आम एक जो यंगस्टर है, क्या आप उसे रिकमेंड करते हैं कि ही और शी शुड डू रोइंग? देखिए, रोइंग एक फुल बॉडी गेम है, यानी आपकी एक बेस्ट कार्डियो गेम है। प्रोफेशनल को अगर हम एक साइड पे भी रख लें तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यानी रोइंग कह लें कि एक बेस्ट गेम है अपने आप को फिट रखने के लिए। उसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो रोइंग ओलंपिक का तीसरा बड़ा इवेंट है। अच्छा, यानी एथलेटिक्स और स्विमिंग के बाद रोइंग तीसरा बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स का। पाकिस्तान में चूंकि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से यानी हम कह लें कि अफोर्ड भी नहीं इसको कर सकते उस तरह से। लेकिन हम तो दुनिया भर में खेलों का सामान बना के भेजते हैं, तो क्या जो रोइंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम नहीं बनाते? रोइंग के इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में जो है नहीं बनाते। बनाए जा सकते हैं या कोई खास टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हम नहीं कर सकते इसकी। उसकी वजह ये कि मार्केट भी तो नहीं है ना, यूरोप में होती है और उधर ये बहुत ज्यादा खेली भी जाती है। यानी बहुत ज्यादा खेली जाती है। तो आपकी ट्रेनिंग क्या वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, या आपको लगता है कि नहीं, यू नीड टू गो समवेयर अब्रॉड टू गेट बेटर स्किल्स? ट्रेनिंग कर तो रहे हैं हम, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को टच नहीं कर रहे हम। ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। कोई हुकूमत की है सपोर्ट? हुकूमत की यूनिवर्सिटी के अलावा कहने के ना होने के बराबर है हमारे लिए। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि वो हमें थोड़ा सपोर्ट करे ताकि हम इसको लेके चलें और मजीद ऊपर तक रिप्रेजेंट करें। गुजरा में से तो किसी को, बहुत कम लोगों को पता भी होगा कि रोइंग यहाँ पे कोई कर भी रहा है। उस्मान बुज़दार साहब भी रोइंग के शौकीन नहीं है, तो बाकी वज़ीरा भी। और वज़ीर खेल है कौन हमारा पंजाब का? नहीं पता, मेरे जहन में राय तैमूर साहब, राय तैमूर साहब मतलब हमें भी नहीं पता, हमारे टैलेंट को सपोर्ट करें। तो एक तो अली, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी गेम को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ भी कहना चाहें, ऐड करना चाहें, जो लोग आपको देख रहे हैं, मे बी कोई कहीं इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री कुछ कोई ऐसा हो जो चाह रहा हो कि टू बी लाइक यू, रोइंग करना, क्या कहेंगे? देखिए, रोइंग मैं तो समझता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के लिए आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर प्रोफेशनल इसको लेके चलना है तो फिर भी एक बहुत अच्छी गेम है, इसको आप लेके चल सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए ताकि हम इसको ओलंपिक में प्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को फॉर अ मेडल। अल्लाह करे अली सलमान गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम भी अली सलमान के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेंगे जी, थोड़े से हमारे, जिस तरह हम हर प्लेयर के लिए रिक्वेस्ट और आप किसी की मदद नहीं करते माय डियर गवर्नमेंट, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। बिल्कुल, और डू वी हैव टू सी द हेडलाइंस? यस, हमने इससे पहले कि हम बात करें जी, लाहौर के अंदर कुछ क्राइम रेशो बहुत बढ़ गया है। इससे पहले कि हम आपको टॉप ऑफ द आवर हेडलाइंस दिखाएं, कि हमारा कंसर्न था छोटा सा, कल हमने कराची की बात की थी, अनफॉर्चुनेटली अब हमें लाहौर की भी बात करनी पड़ रही है। और लाहौर में भी जो वारदातें हैं, कराची में तो है ही, तो उनमें भी इजाफा हो रहा है और बड़ा खतरनाक इजाफा हो रहा है। शहरी अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं करे, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, तो लिहाजा आपने खुद करने। चले जनाब, आगे बढ़ेंगे, शो में भी आपको बताएंगे दूसरे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ्फुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मादूमी के खतरे का शिकार जानदार और नबातात को तहफ्फुज़ फराहम करना है। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी पॉलिस सफीर से, और कई प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले गुलकार असफर हुसैन होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। बिल्कुल, असफर हुसैन से आपकी मुलाकात कराएंगे और लाइव म्यूजिक भी आपको सुनाएंगे। इट्स गोना बी रियली गुड, बिकॉज आज मौसम भी अच्छा है, तो इस मौसम के साथ ऐसा म्यूजिक हो जाएगा तो फिर मजा आज आ जाएगा। मजा हसन ऐसे अजीब ना मुंह बनाया आप। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको सेगमेंट फ्लैग्स दिखाते हैं, जिसमें आज पोलिश सफीर माचे प्रशासकी हमारे साथ हैं, इन्फेक्सना के साथ हैं, और उनकी क्या बात हुई आज के फ्लैग्स में आपको दिखाते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ पोलैंड रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी माचेय पिसार्स्की से। सो योर एक्सीलेंसी, जनाब सफीर, अपना कीमती वक्त हमें देने पर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वालेकुम सलाम। It's a great honor and pleasure. आपके साथ बातचीत करना मेरे लिए एजाज की बात है। Today, and I look forward for interesting chat. Wonderful. I am also looking forward to it. So, Your Excellency, tell me first of all about your... जनाब सफीर, सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कुछ ही अरसे पहले पाकिस्तान आए हैं। So, how have you found your stay and your living experience in Pakistan? I've been in Pakistan for 4 months. मुझे अभी पाकिस्तान में 4 माह ही हुए हैं। अभी तक तो ये सफर बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। हम रोज यहाँ कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। यहाँ के लोग दिलचस्प हैं। ये लोग बहुत घुल मिल कर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। Experience so far, and I look forward to even more in the future. Wonderful. So, Your Excellency, tell us about your people. जनाब सफीर, अब मेरे देखने वालों को पोलैंड के बारे में बताएं। आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, खुशियाँ कैसे मनाते हैं? Celebrate your life, your festivities. This is true that both countries are geographically. इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से एक दूसरे से दूर वाक़ हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम दोनों मुल्कों की सकाफत और इक़दार में बहुत मुमासलत है। Poland and Polish people. पाकिस्तानी लोगों की तरह पोलैंड के लोग भी खुश इखलाक और आज़ाद ख्याल हैं। पोलैंड में भी खानदानी, मजहबी और सकाफती इक़दार को बहुत अहमियत दी जाती है। Keep cherishing our traditions and customs. So Poland is very rich in. पोलैंड सनती और तकनीकी आलात बनाने में महारत रखता है। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क है। पोलैंड और पाकिस्तान किस तरह इस ज़म्न में एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते हैं? Oh yes, indeed, we have seen an increased interest of Pakistan. पोलैंड की हुकूमत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खास अहमियत देती है। बेशुमार पाकिस्तानी तलबा पोलैंड के टेक्निकल तालीमी इदारों में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तलबा की तादाद में हर गुजरते साल के साथ इजाफा होता जा रहा है। पोलैंड में प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बुनियाद बहुत मजबूत है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस डेवलपमेंट के शोबों में पाकिस्तानी तलबा का रुझान ज्यादा है। Medicine and business are very popular among the Pakistani students. अब बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूदा बहरान की। पाकिस्तान भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान के मसले पर पोलैंड का क्या स्टांस है? Well, Poland was a part of the international coalition. पोलैंड उस इंटरनेशनल कोalition का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में अमन आए और वहाँ की मईशत परवान चढ़े। अफगानिस्तान से इनखला के बाद से ही हम क़याम अमन के लिए कोशा हैं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान जो 2 दहाइयों से मुश्किलात में है, इसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और वहाँ अमन आ जाएगा और बहुत जल्द अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी इदारों में अपना किरदार अदा करेगा। Be a prosperous and stable member of the international community. Technical education, as you have जैसा कि आपने कहा कि तकनीकी तालीम किसी भी सनती मुल्क के लिए कामयाबी की कुंजी है। क्या दोनों ममालिक के माबैन तकनीकी एजुकेशन पर भी काम हो रहा है? between both countries? As I mentioned before, Poland is open to Pakistan. जैसा कि मैंने पहले कहा कि पोलैंड के दरवाजे पाकिस्तानी तलबा के लिए खुले हैं। जो तालिब इल्म पाकिस्तान से पोलैंड तालीम की गर्ज से आना चाहता है, हम उसे वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी तलबा के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा पोलैंड में तालीम हासिल करने आए। पोलैंड में पाकिस्तानी तलबा बहुत खुश हैं और वो इकरार करते हैं कि पोलैंड में उनका खास ख्याल रखा जाता है। So Your Excellency, you know, जनाब सफीर, रूस और यूक्रेन के माबैन शदीद कशीदगी जारी है। पोलैंड इस तनाज़े को किस नज़र से देखता है? on this crisis? Well, we are very concerned because this is next to our borders. हम इस तनाज़े की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं। ये सब कुछ हमारे बॉर्डर के साथ ही हो रहा है। पोलैंड वो वाहिद यूरोपियन नेटो मुल्क है जिसकी सरहद रूस और यूक्रेन के साथ मिलती है।
रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का रुकन न बने। हम समझते हैं कि इस फैसले को लेने के हकदार यूक्रेन की आवाम और वहाँ की हुकूमत है। यूक्रेन को खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। ये हर मुल्क का जाती फैसला होता है कि उसने अपनी बेहतरी के लिए किस तरफ जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फरीकैन बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। यूरोप का माजी इस तरह के तनाज़ात से भरा पड़ा है। सियासी मकासद हासिल करने के लिए जंग मुसल्लत करना ठीक बात नहीं है। Certainly wars are not the favorite parts of life. जंग किसी तनाज़े का हल नहीं है। हर एक शख्स की जान कीमती है। बेशुमार पाकिस्तानी कंपनियों ने यूरोप से तिजारत के लिए पोलैंड में अपने ऑफिसेज बना लिए। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात कितनी अहमियत रखते हैं? It is a very important relationship. Actually, मुआशी ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। मेरी तरजीहात में से एक पाकिस्तान और पोलैंड के माबैन तिजारत को फरोग देना है। आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए पोलैंड पूरे यूरोप का गेटवे है। पोलैंड के साथ तिजारत करने का मतलब ये है कि आप पूरे यूरोप के साथ तिजारत कर रहे हैं। पाकिस्तानी ताजर पोलैंड को इस निगाह से देखते हैं। far bigger than only Poland alone. ओके फैंटास्टिक। पोलैंड की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाई जाए। मुझे ये बताएं कि इस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती हजम कितना है और किन अशिया पर ज्यादा तिजारत की जाती है? Yes, the trade between दोनों ममालिक के माबैन तिजारत बढ़ रही है। हर साल इसके हजम में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त तिजारती हजम $600 मिलियन है। पोलैंड यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तान के लिए 7वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी भी कम है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की गुंजाइश इससे कई गुना ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान की पोलैंड को एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। पोलैंड से बेशुमार इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में तिजारत करना चाहते हैं। meaningful presence in Pakistan. Our investors are ready to do more. Fantastic. It sounds interesting and जबरदस्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। Through internationally, it's going to be resolved soon. So then, Inshallah, that's fantastic. So Your Excellency, it has been such an informative. जनाब सफीर, मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत मालूमाती रहा। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं चंद सवालात आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी करना चाहूँगी। About your likes, dislikes, how you're enjoying your life, and how life other than work. So shall we proceed for it? Fantastic. I've joined the conversation. बहुत शुक्रिया. Thank you. Fantastic. Your Excellency, I'm simply loving it. So tell me, what is this? This is a pastry which is. ये पेस्ट्री है। पोलैंड में ये पेस्ट्री दोपहर के खाने से पहले पेश की जाती है। ये हमारी रिवायती डिश है। पोलैंड में हम ये बहुत शौक से खाते हैं। इससे फैट्स में इजाफा होता है। Sugary and fatty. Okay. चलो, मैं अपनी जिंदगी में फैट्स का इजाफा करती हूँ। Please you try as well. It's yum. Yeah, it's sweet and deliciously. ये मीठी है और बहुत मजे की। Much and not so low. Yes. It's very balanced. Your Excellency, we're gonna start a. जनाब सफीर, अब हम रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रहे हैं। ये आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप डिप्लोमेट बनने की कोशिश करेंगे। You have to be blatantly truthful about what you like, what you don't like, but it has to be very quick. Okay, quick. So my first question is, name your favorite country other than Poland. Spain. Oh, fantastic! I love it too. Name your favorite Pakistani dish. I hope you have tried some Pakistani food. Samosa. Wow! Yeah, it's like if you just समोसा इसी तरह का होता है, बस फर्क ये है कि समोसा नमकीन होता है और ये मीठा है। Salty and it's मीठा. Yes, it is. Yes. Name a city that you don't like. Tough one. Warsaw's traffic. Okay. Not the whole thing. Okay, fantastic. Okay, so I have one word question for you. Are you a sea person or mountain? Mountain. Wow, so
So that's why you're loving her. Feel at home. Yes. So, Islamabad, Green, Warsaw. energetic. Fantastic. So I'm gonna have to visit that. Please do. Okay. It's like Bigos stew. Family stable at my grandpa's. Okay. Have you tried biryani? Spicy. Okay. Last movie you watched? Don't look up. Okay. Okay. The last sport you played? Golf. Okay. Your favorite Pakistani personality, other than me? That would be difficult. All right. Muhammad Ali Jinnah. Oh. Really? And why is that so? Because of his vision. मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। वो जमहूरियत पसंद लीडर थे। Constitution, open, welcoming, and tolerant country, Muslim country. This is so inspiring for every Pakistani. Absolutely. Your childhood inspiration? Reading historical books at my grandparents' place. Wow. Cricket or football? Football. Okay, so where do you want, if you have given a chance to spend your night out, it's like a beach or a mountain? Oh, mountain. It's an obvious mountain. Yes, I yes. also, so it has been. जनाब सफीर, आपके साथ बहुत मजा आया। मैं ये पेस्ट्री अपने साथ घर भी लेकर जाऊंगी। Back up with me, and I can take home. Absolutely. It's absolute delicacy. इस तरह की चीजें पाकिस्तान में हम लोग शाम की चाय के साथ खाते हैं। These kind of things here in Pakistan. Just to unwind after the work and have a little bit of sweetness. Oh yes, definitely. So we are having a little activity. अब हम जनाब सफीर के साथ एक आउटडोर एक्टिविटी करेंगे। जनाब सफीर क्या करने जा रहे हैं इसका आइडिया मुझे भी नहीं। All right. पर आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि योर एक्सीलेंसी हमें अब कौन सी एक्टिविटी में इंडल्ज करने वाले हैं। So this is Nordic walking. It is basically walking with sticks. Every healthy person can walk, and by just adding sticks, you activate your whole body. Almost every muscle works, and the energy consumption is 50% higher than with regular walking. So it is a great exercise and a fantastic pastime. Pak Poland, Dosti, Zindabad. Allah Hafiz. अब माइंड मैटर्स में बात करने वाले हैं वकार अहमद मलिक वाइल्ड लाइफ डे के हवाले से। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। वाइल्ड लाइफ के हवाले से आज बहुत ही अहम दिन है और इसके हवाले से अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, शुमारियात की बात करें, तो शायद वो इतनी मौसर नहीं हो सकती जितनी हम जानवरों से उनके हवाले से मोहब्बत से बात करें, उनकी मोहब्बत के हवाले से हम बात करें। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं। उनका तारुफ बस मैं ये कराता जाऊँ कि स्नो लेपर्ड के दोस्त हैं, वो ब्राउन बियर के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान में चिड़ियों के दोस्त हैं, परिंदों के दोस्त हैं और पाकिस्तान की सारी वाइल्ड लाइफ के दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए कि मैं सबसे पहले जो शुरू करना चाह रहा हूँ ना, वो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई है, ये तस्वीर स्नो लेपर्ड की आपने कब ली है? ये मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था एक आर्मी के लिए किताब का, तो ये उस प्रोजेक्ट के दौरान हम तकरीबन हम कोई 4-5 साल में हमने कोई 2 बुक्स की हैं आर्मी के लिए। तो ये 4-5 साल मेरे ज्यादातर वक्त गुजरा नॉर्दर्न एरिया में। तो उस प्रोजेक्ट के दौरान हम एक दफा तस्वीर आई थी जी। ये जो स्नो लेपर्ड की तस्वीर है, इसमें वाकईतन ये जूम का लेंस है या डिस्टेंस भी इतना ही है? कितना डिस्टेंस आपका और स्नो लेपर्ड के दरमियान? ये बहुत कम था, जैसे आप समझें कि कुछ गज का फासला था। ओके। वो एक पत्थर के पीछे आप दोनों एक दूसरे को घूरते रहे? नहीं, घूरते नहीं थे बिल्कुल। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे देख रहा था और मैं तो एक जितनी मोहब्बत से मैं देख सकता हूँ। स्नो लेपर्ड एक समझे कि आपको हिमालय का उसे कहते हैं जी गोस्ट है, यानी बहुत कम नजर आता है।
वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफी है उसमें मैं तो ये समझता हूँ कामरान सलीम से बड़ा नाम पाकिस्तान में कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि जितना आपने आपकी ज़िंदगी सारी जंगलों में और डेजर्ट्स में और ऊपर बर्फानी पहाड़ों में और -15 में और -20 में ज़िंदगी आपने वक्फ की हुई है। मुझे ये बताइए कि पहले तो अलमियों का जिक्र हम बाद में कर लें, पहले हम सक्सेस स्टोरीज का बात करें। तो आप मुझे बताएं कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन जो ख़त्म हो रही है उसमें पाकिस्तान के पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ सर। तो सक्सेस स्टोरीज में हमारे पास काफ़ी ऐसी हैं चीज़ें जिनका हम जिक्र कर सकते हैं और बड़ी खुशी से जिक्र कर सकते हैं। उनमें जैसे ब्राउन बियर है, जैसे ब्राउन बियर जब वहाँ पे तकरीबन देवसाई में कुछ 6, 7, 8 रह गए थे, फिर वो वकार ज़करिया साहब ने वहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, कुछ इंटरनेशनल उन्होंने एड दी। इस वक्त देवसाई में रीछों की तादाद कितनी है? तकरीबन महज 78 के करीब है। 78, बड़ी बात, 6 से 78। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद हमारे हुंजराब में आईबैक्स जो है वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो मुझे लगता है कि वो हज़ारों में अब। और उसका क्रेडिट हम पशु को देंगे, खैबर को देंगे और ऑफ कोर्स ये जो जितने भी लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी के मदद के बगैर आप मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी जगह पे आप वाइल्ड लाइफ को उसको बचा सकें या उनके लिए कुछ काम कर सकें, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, उसके बाद चित्राल में जैसे अभी मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे तकरीबन वो मारहोर जो हमारा एक कौमी जानवर है कश्मीर मारहोर, उसकी तकरीबन 200-250 तादाद थी। अब तकरीबन इस साल जो है वहाँ पे मैं जो वहाँ पे जो गार्ड्स हैं, रेंजर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा था, वो बता रहे थे कोई 2300 के करीब माशाल्लाह। यानी वो आपको आसानी से नजर आते हैं। आप गोल नेशनल पार्क में जाएं, आपको कोई ऐसा तोगोदो नहीं करनी पड़ती कि आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम नॉर्थ पे हम थे और ये सारी स्टोरी अभी तक आपने नॉर्थ की बताई, और कुछ? सिर्फ नॉर्थ की, आप जितने भी रूरल एरियाज हैं आप उनमें देखें तो उनमें ज्यादा अवेयरनेस है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। अच्छा, रूरल एरिया भी सिर्फ नॉर्थ के? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह क्या है नॉर्थ में एनिमल के हवाले से इतनी सेंसिटाइजेशन, इतनी मोहब्बत, और पूरी दुनिया में हम बड़े फख्र से ये स्टोरीज पेश कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। तो वजह क्या है कि वहाँ का जो कम्युनिटी है उसको इतनी अवेयरनेस है, यहाँ पे क्यों नहीं है बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ मिलने जुलने से होता है कि आपको एक्सपोजर आपका बढ़ता है। उन नॉर्थ के लोगों का वहाँ पे जो इंटरनेशनली काफी टूरिस्ट आते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन, मुझे लगता है कि उन लोगों से मिल के कोई आप को पता चलता है। एक फैक्टर के तौर पे आप एजुकेशन तो उस तरह नहीं, जैसे आप जैसे चित्राल में तो नहीं मेरा ख्याल के इतना वो, अगर आप मेन आबादी से हट जाए तो कोई ऐसी एजुकेशन, लेकिन मुझे लगता है लोगों से मिल के आपका एक्सपोजर बढ़ता है। हम शहरों में यहाँ पे एक बड़े छोटे छोटे अपने दायरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बर्ड्स के साथ क्या, परिंदों के साथ क्या हो रहा है, जानवरों के साथ क्या हो रहा है, नस्लें कौन सी मादूम हो रही हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, यानी एक स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा। आप तो फोटोग्राफी करते हैं ना, मोहब्बत के साथ हर चीज को देखते हैं, फिर उनकी तादाद में कमी को देखते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपके कैमरे के सामने कोई परिंदा नहीं होता। दो तरह से लोगों पे कुछ चीजें असरअंदाज होती हैं। एक हमारे यहाँ पे मजहब को बड़ा, उसके बारे में बड़ी एक हसासियत पाई जाती है। फिर आपकी जो इस वक्त की एक आप समझें कि कुछ आपके लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको भी जो है ना उनको मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है और शिकार को जायज़ समझा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शिकार उस तरह जायज़ नहीं है जिस तरह लोग हम समझते हैं। अच्छा, ये मज़हबी हसासियत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इसमें उलमा इकराम भी अपने किरदार अदा कर सकते हैं कि शिकार को हलाल होना से मुराद ये है कि अगर आप भूखे हैं तो ऑफकोर्स आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तफरीहन शिकार की कितनी गुंजाइश है, इस पर तो उलमा इकराम को रोशनी डालनी चाहिए। जो ज़हन है वो कबूल नहीं करता कि हम किसी ऐसे मजहब के पैरोकार हैं जो आपको सिर्फ ये इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है, आप तफरीह के लिए, खेल के लिए आप शिकार जायज कर रहे हैं, भूख के लिए आप बिल्कुल ऐसी। और उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो डेफिनेटली समझ भी आती है, बल्कि आज से 70-80 साल पहले भी ऐसी था। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल होती हैं शिकारियों की, जिन्होंने बड़े फख्र से परिंदों के गौल मारे होते हैं, और ये ऑफकोर्स तफरीहन है, वो भूखे नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे। मेरा ख्याल है कि इसमें उलमा इकराम को बहुत किरदार अदा करना चाहिए कि एक चेन सिस्टम के थ्रू ये सब चीजें इंसान को फायदा दे रही है।
अगर आप दुनिया से जैसे भी पिछले कुछ सालों में उन्होंने यूरोप वालों ने रिसर्च की है शहद की मक्खी पे, तो आप देखें कि अगर वो छोटी सी मक्खी अगर खत्म हो जाए तो जो इंसान है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह जो बाकी के जानवर भी एक चेन के थ्रू इंसान को फायदा दे रहे हैं, ये एक इकोसिस्टम है पूरा। ये अकेली कोई चीज, इंसान अकेला एग्जिस्ट नहीं करता कि इस दुनिया में वो अकेला रह लेगा। तो हमारा जो लोकल स्पीशीज हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं और जो मुहाजिर परिंदे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, दोनों? जी, मुहाजिर परिंदे तो मुझे लगता है कि शायद ये पिछले 2-3 सालों में वो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। ये मैं आपको पता, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, तो वो सियालकोट में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने वो गूज हैं या सुरहाब हैं, ये मैंने इनको देखा हो पिछले 2-3 सालों में। जबकि मैं 4-5 साल पहले एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था, तो उसमें मेरे पास फुटेजेस पड़ी हैं जब हमने वो एक कोशिश करके हमने कोशिश की कि वो एक रेस्ट एरिया सा बनता है परिंदों का, वहाँ पे शिकार ना हो, तो हमने 10-15 हज़ार का भी एक हमने फ्लॉक देखा है मैंने वहाँ पे गूज का। तो अब तो मुझे, मैं इस साल में कुछ काम मैंने वहाँ पे किया, तो मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 नज़र आए हैं। यानी 10-15 और 10-15 हज़ार में आप खुद फर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि नाजरीन, इस्लाम में जो दरख्तों के हवाले से अहकामात हैं, जो जानवरों के हवाले से अहकामात हैं, जानवरों के हवाले से मोहब्बत के जो अहकामात हैं, उनके एहतराम के हवाले से जो अहकामात हैं, उनसे हम किसी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, हमारी आवाम वाकिफ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो नताइज हैं वो हमें बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। एक जो जानवर है उसकी जो एक आँख है उसका कोई मुतबादिल नहीं है, उसका जो मैकेनिज्म है, एक जानवर जो है उसका जो कुदरत ने किस तरह उसको बनाया है, तो आप उसको अश करते रहें, मतलब एक अगर मारखोर आपके सामने आई है, स्नो लेपर्ड, जो उसकी आँख जो है, तो उसको आप अप्रिशिएट करते हैं फितरत को, कुदरत को, इस पूरे कारखाने को, बजाय इसके कि आप उनको मारते रहें। और अगर आप भूखे हैं, आपकी जान पे बनी हुई है, आपका कोई खुराक का मसला है, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज वाइल्ड लाइफ जो है वो इतनी खूबसूरत है कि वो उसका पूरा जो सिस्टम है वो हमें सपोर्ट करता है, हमारे आने वाली नस्लों को सपोर्ट करेगा। हमारे आने वाली नस्लों की सारी जिंदगी का दारोमदार इन तमाम स्पीशीज पे जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जो ख़त्म होती चली जा रही हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। One of the best songs I've ever heard in Coke Studios, and this is the one, Mehram, जो कि आप सुन रहे थे। इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा म्यूज़िक आपको और कौन सुनाएगा, हम सुनाएंगे। इससे पहले कि हम फॉर्मली आगे बढ़ें, असफर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप गाते हुए सुन रहे थे। बयान के हवाले से यू नो हिम वेल, उसके लीड वोकलिस्ट हैं और इतने ख़तरनाक गाने इन्होंने गाए हैं उसमें रहते हुए, वेदर इट वाज कंपटीशन और नॉट, बट ज़बरदस्त गाया है इन्होंने। और विद दैट अब ये गाना एक डिफरेंट किस्म का जॉनरा हमें तो लगा है, हमें मुझे पता नहीं है कि इसको हम क्या बोलेंगे, बट इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। इसको भी किया और लोगों ने बहुत पसंद किया इनके इस मुख्तलिफ अंदाज को लेके। इस किस्म के सीजन्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत बड़े दिल का और रिस्की काम होता है, बट ही डिड इट विद जुल्फी। हमारे साथ असफर हुसैन लाइव मौजूद हैं। असफर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट टू हैव यू। प्लेजर टू बी हियर। हाउ वाज द मॉर्निंग? काफी अरसे बाद इतनी जल्दी उठा हूं, तो अभी जरा कुछ जाग रहा हूं। वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, रातों को जागने वाले हैं। So how's the response of the song? The response has been amazing, alhamdulillah, and people are loving it। और ये ज़्यादातर जगहों पे उस तरह से बजने वाला गाना नहीं, इस तरह हम डिस्कस कर रहे थे पहले, लेकिन तन्हाई में सुनने वाला गाना है और लोग सुन रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव्स पे भी सुनने वाला गाना, लॉन्ग ड्राइव्स पे भी इस अच्छे मौसम में। वैसे ऐसे गाने, ऐसे म्यूजिक के बारे में भी कहता हूँ कभी फेड आउट नहीं होता है, बिल्कुल, they remain forever। और for long you can। I hope कि ये भी इसी तरह चले, लेकिन ऐसे ये कि ये गाने जो ज़्यादा पर्सनल होते हैं आपके लिए, वो शायद एकदम से आके बहुत ज़्यादा उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाते, लेकिन वो वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं, फेड आउट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहते हैं। अच्छा, वैसे तो बयान और ये गाना आपके इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, बट ऑब्वियसली हम जैसे बहुत सारे लोग आपके जर्नी के हवाले से जानने के लिए थोड़े क्यूरियस भी होंगे कि आपने इस जर्नी का, सिंगिंग को लेकर पैशन को किस तरह से परस्यू किया और अब तक आप जहाँ तक आए, जर्नी कितना चैलेंजिंग रहा, कितने रोलर कोस्टर राइड रही आपके लिए? वेल, जर्नी मेरी इस तरह अक्सर आर्टिस्ट की शायद बचपन से शुरू होती है, आपको शौक होता है, लेकिन आई केम टू लाहौर इन 2010। आई वाज इन, आई एम एक्चुअली बेस्ड फ्रॉम चित्राल। आई केम फ्रॉम देयर टू लाहौर इन 2010 और उसके बाद आई डिड अ शो विद जुल्फी भाई के साथ मैंने एक शो किया जिसके ऊपर मैंने अपने पहले चंद गाने गाए और वहाँ से बस ये जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से बयान बना और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब कोक
का आपके सामने है। That's great. ये गाना जब डिस्कस हुआ या आपके साथ क्या महरम एज अ सॉन्ग एज अ प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था या आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस हुआ था कि एक गाना करना है, देन महरम came into being? So basically the idea of the song, because it seems like, sorry to cut you, आपकी आवाज बनी है इस गाने के लिए, ऐसा लगता है ये, मतलब आपने जैसे गाया है इसको। देखें, पहले तो ये था कि जो नैरेटिव था ना, उसका एक ब्रॉडर सा एक पिक्चर एक जुल्फी भाई के दिमाग में थी जो वो चाह रहे थे कि इस तरह की एक चीज़ हो, एक बैलेड हो जिसमें इस तरह की सी कोई बात हो। तो नैरेटिव उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो फिर मैंने जाके गाना लिखना शुरू किया। तो इट टुक अ लिटिल टाइम, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि आवाज़ के लिए बनाओ, तो बिकॉज आई वाज राइटिंग इट, तो लिटरली एक एक लफ्ज़ और एक एक जो नोट था ना वो हम डिस्कस करके उस पर हम सेटल करते थे आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑब्वियसली, और फिर दूसरी बात ये कि जब चीज़ आपके दिल से आती है और सच निकलता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन वो फिर रेजोनेट करता है, आपसे खुद भी करते हो, फिर आगे लोगों से भी करता है। अच्छा, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और सुबह सुबह हम गाने की बात कर रहे हैं, ज्यादती होगी कि हम नाच, तो कुछ सुना देंगे आप? हालांकि आर्टिस्ट के साथ ज्यादती होती है सुबह सुबह सुनना, बट सुनने वालों के साथ ज्यादती ना हो, मैं ये सोच रहा हूँ बस। I'm sure not, हम कोशिश कर लेंगे। Sure, मैं एक्चुअली सोचा था पहले एक गाना है जो जुल्फी भाई के साथ मैंने सबसे पहला गाना किया था, तो क्या हुआ वो गाने का, लेकिन बाहर मौसम जरा बहुत प्यारा सा हुआ, बारिश वाला मौसम था, तो अब सोचा कि यार थोड़ा सा सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा एक अपबीट गाना गाया जाए। सो दिस इज फरदा, जो बयान का ही गाना है। यस, मुश्किल गाना गाने बहुत मुश्किल से, क्या बात है, यू आर अ ग्रेट वोकलिस्ट अस्फा, और इससे वेरिएशंस खास तौर पे। अच्छा, ये मेलोडी बड़ी खतरनाक है, मैं तो अभी थोड़ा गौर से मैंने सुना, तो ये आपकी अपनी धुन है? ये अपनी मेलोडी है जी, बिल्कुल। हाउ डू यू लाइक क्रिएट दिस? The two ways. इसमें तो थोड़ा मुझे हरिहरन साहब का स्टाइल इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे लोगों के हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना कम जगहों पे ज्यादा नोट्स घुसाने का ना एक शौक सा है थोड़ा सा, तो कभी कभार छोटी सी हरकत होती है, इसके अंदर ज्यादा चीजें। देखें, डर से आगे जीत है। मैं किसी स्पॉन्सर नहीं है, मैं यूं ही कह रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली कुछ गानों की ना मेलोडीज पहले बनती हैं, कुछ गानों के लिरिक्स पहले लिखे जाते हैं। फरदा ऐसा गाना था जिसकी मेलोडी मैंने पहले बनाई थी, तो उस वक्त क्योंकि लिरिक्स के साथ बाउंड नहीं होते, तो आप खुल के चीज़ें बना सकते हो, राइट। तो ये मैंने पहले मेलोडी बना ली थी, उसके बाद मैंने लिरिक्स लिखे थे, तो बस इस तरह से बन गई है। अच्छा, फिर आपकी जितने भी गाने सुने जाए, ऑब्वियसली जॉनरा जो महरम है उसका बड़ा डिफरेंट लगता है, इस गाने का डिफरेंट है। सो बेसिकली आपका पर्सनल फेवरेट जॉनरा कौन सा है जिसको आप लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब हो? वेल, पहले तो मैं एक जॉनरा बाउंड म्यूजिक में वैसे ही नहीं बनाता, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं एक पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर चीज़ बनाऊंगा। विद महरम इट वाज अ डिफरेंट केस, बिकॉज मुझे कहा था जुल्फी भाई ने कि एक बैलेड है जो बनाना है, तो वो तो एक था, एक अंडरस्टूड चीज़ थी। यूजुअली व्हेन आई एम राइटिंग सॉन्ग्स, तो मैं खुद को आज़ाद रखना चाहता हूँ। जनरली सॉफ्ट और मेलो गाने मुझे ज़्यादा पसंद है, खुद लिखने के लिए भी, गाने के लिए भी। ठीक है, रिस्पॉन्स को देखते हुए जिस तरीके से अब तक लोगों ने, और एक बड़ी अच्छी क्लास है जो आपके टाइप का म्यूजिक सुनती है, जिसको बड़ी समझ है म्यूजिक की अहमद से, क्या कहना चाहेंगे उनसे यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ? यार, ये मुश्किल सवाल है, मैं क्या कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि यार just look straight true to your relationships and just follow your heart and do whatever you want to do, and ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, बस अपने दिल की करें। और आपकी म्यूजिक में क्या मजीद भी कुछ खुशखबरियां आप देने वाले हैं? देयर आर सर्टेन न्यू थिंग्स दैट यू गोना डू, उस हवाले से भी थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल बयान के एक दो गानों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम बयान का एक रिलीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, किस टाइप का होगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो लोगों पे ही छोड़ दिया जाए, उसको थोड़ा सा वेट किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। म्यूजिक वीडियो है, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी एन एनिमेटेड वीडियो, इतना बता सकता हूँ। उससे आगे मेरे ख्याल से बस जब गाना आएगा तो लोग देखेंगे। गुड लक अस्फर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत ज़बरदस्त आप म्यूजिक कर रहे हैं, और हमें इस तरह के म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की इंडस्ट्री को ज़रूरत है, और आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कीमती है। जाते जाते हमने ब्रेक पे जाना है, कुछ हल्का फुल्का गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए। तो ठीक है, ये दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई एवर रोट, ठीक है, और ये मैंने जुल्फी भाई के साथ ही एक शो में किया था, तो दिस इज डेडिकेटेड टू हिम एंड टू द स्टोरी दैट वी हैड टुगेदर। वैसे यूजुअली कुछ चीज़ों की वजह से कुछ प्रोग्राम्स मशहूर होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स की वजह से कुछ चैनल्स भी मशहूर होते हैं। एक्सप्रेस और शब्बीर तू देखेगा का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जब भी ये टैगलाइन जहन में आती है, एक्सप्रेस न्यूज़ जहन में आता है, और जब भी एक्सप्रेस न्यूज़ जहन में आता है, ये टैगलाइन जहन में आती है, और जब ये टैगलाइन जहन में आती है, ये शख्स जहन में आते हैं जिनको आपने देखा है। हमारे साथ मौजूद है पारिस। हम इससे पहले कि उनकी तरफ हम जाएँ, उनसे हम बात करें, आपको बताएँ कि इन्होंने कमाल काम किया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खास तौर पे इस प्रोग्राम से लेकर, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो 12 साल से 700 से ज़ायद
एपिसोड्स, 3000 से जायद सच्ची कहानियां विच ही मेड फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि आपके सामने लेकर आए। सोशल मीडिया पर अब तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रियलिटी शो इसको कहें या क्राइम स्टोरीज बेस्ड शो इसको कहें या मैगजीन शो इसको कहें, ये सबसे ज्यादा इसको देखा गया और अब भी इसके खूब चर्चे हैं। बाकी की बातें आते हैं कि हम खुद उन्हीं से कर लेते हैं। हाँ। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक पारिस। को पारस मसरूर का सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है वापस आके? और हम एक्सप्रेस न्यूज़ के फ्लैगशिप शो की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये शो वो वैसा ही शो है और आपने चूंकि इसका आगाज़ किया था, यू आर बैक, और इस पे अब आपको किस तरह की फीलिंग है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा जैसे घर वापस आता है ना बहुत अरसे बाद इंसान, तो कुछ वैसी फीलिंग है। और बहुत सारे यहाँ से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और जब मैं ये शो कर रहा था तो 3 साल लगातार हमने ये शो किया इसको, और हमारी एक टीम बन गई थी और यहाँ पे बाकी सारे जो कोलीग्स हमारे, उनसे एक जेलिंग हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, प्यार मोहब्बत हो गई थी। तो इतने गैप के बाद दोबारा आना बड़ा ही एक खुशाइंद है और इंशाल्लाह इसको बहुत और अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे। क्या इरादे हैं वारिस? ऐसा क्या अब कुछ डिफरेंट करेंगे आप? अंदाज तो यकीनी तौर पे वही होगा, लेकिन नया क्या है जो लोग एक्सपेक्ट करें आपसे कि आप कुछ डिफरेंट उनको या उससे पहले से बेहतर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक मोनोटोनस है उसको ख़त्म किया जाए। और जिस तरह से पहले इसकी एक यूएसपी थी कि हम ओरिजिनल फुटेजेस पर जाते थे और ऑन स्पॉट जाके चीज़ों को विटनेस करते थे, तो उन चीज़ों को और ज़्यादा रियलिटी बेस्ड करने की कोशिश करेंगे। और कुछ और प्लान्स हैं जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। हालात तो पाकिस्तान के पास ठीक नहीं हुए, तो आपको तो बड़ा कंटेंट और मिलेगा। अभी कंटेंट तो बहुत, हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। मजीद खराब ही हुए। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये 3 साल जो मैंने शब्द देखेगा किया, उसमें बीच में एक ब्रेक जो मैंने लिया था, उसकी रीज़न ही ये थी कि आई वॉज काइंड ऑफ a bit disappointed कि ये हालात तो ठीक ही नहीं हो रहे और शब्बीर देखे जा रहा है फिर भी हालात ठीक नहीं हो रहे। एक सवाल मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मेरी आपसे बात होगी ना, क्या आपने भी गाड़ी पे लिखवाया हुआ है शब्बीर हर गाड़ी पे लिखा होता है यार, हर रिक्शे पे लिखा होता है, हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी पे लिखा होता है। आपने भी लिखवाया हुआ है? जी बिल्कुल। नहीं जी मैंने तो बिल्कुल नहीं लिखवाया। और मैं तो बिल्कुल लो प्रोफाइल रहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह का सेंसिटिव काम हम करते हैं तो हम ज़्यादा इतना ओपनली बाहर पब्लिक में जा नहीं सकते। जहाँ 4 सजन हैं, प्यार करने वाले हैं, फैंस हैं, वहाँ पे जाहिर है लोग ऑफेंड भी होते हैं, बुरा भी मनाते हैं, आपसे दुश्मनी भी करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए बड़ा संभल के रहना होता है। और मैंने कभी गाड़ी के नीचे नहीं लिखा। हाँ, लेकिन लोग लिखते हैं और हमने बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे ऐसा देखा है लिखा हुआ। तो पारिस साहब, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये शो दोबारा से आपने अपने हाथों में लिया है, बहुत सारे नाजरीन की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी होगी। कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और उस हवाले से कुछ कहना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में ख़ास तौर पे सबका ख्याल रखें और जो भी कुछ हो रहा है उससे अवेयर रहें, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए तालीम हासिल करें और याद रखें कि कोई देखे या ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। यार क्या बात है, अब टैगलाइन आपकी आवाज में जचती है वैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लग रहा है आपका शो पहले से बहुत अच्छा जाए, आप जरूर देखिएगा जी, फीडबैक भी दीजिएगा। और वैसे और कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।